हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जून 2025 के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, केवल और केवल हायर एजुकेशन के सेक्शन से, और जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस, किस पैटर्न के क्वेश्चंस और कहां कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन करके आए हैं, ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है दिसंबर 2025 का, उसकी आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं पेपर वन का हर सेक्शन वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूं, और अगर आपको नहीं पता है तो जो ये मेरा होम पेज है, इसमें मैंने लाइन से सारी की सारी प्लेलिस्ट बना के लगा दिया है। तो यहाँ पे आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप सारे क्वेश्चंस अगर लगा लेंगे, इस साल के भी मैंने करा दिए हैं, पिछले साल के भी मैंने करा दिए हैं, तो आपकी एग्जाम से पहले काफी अच्छी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग हायर एजुकेशन की बात करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। और इससे पहले, जिसे नहीं पता है भाई, कि मैंने आप लोगों को पूरा पेपर वन बहुत अच्छे से पढ़ाया है प्लेलिस्ट के माध्यम से। बेसिक्स आपका बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर आप जो यूट्यूब है उस पर प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। इसके अलावा दिन में 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा जो हमारी प्ले स्टोर पे ऐप है उस पे पेड कोर्सेज और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है सेक्शन वाइज, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और हायर एजुकेशन के जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो गाइस, ये क्वेश्चन देखते हैं। जून 2025 से हायर एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन टॉपिक से क्वेश्चन है। हालांकि वैल्यू एजुकेशन जो टॉपिक है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं और बहुत कॉमन सेंसिकल बनते हैं कि वैल्यू एजुकेशन का कुल इतना मतलब है कि किस तरीके से आपको एजुकेशन के साथ साथ मूल्य भी सिखाए जाएं, अच्छे मूल्य भी सिखाए जाएं, है ना। तो उसमें से एक बहुत कॉमन सेंसिकल सा क्वेश्चन है, टू एक्सपीरियंस द एजुकेशनल वैल्यू वन मस्ट एक्सट्रैक्ट इट्स नेट मीनिंग थ्रू, है ना। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन में जो उसको सिखाया जा रहा है उसमें वाकई जो सिखाया गया उसका मूल्य सीखना चाहता है, जो वाकई जो ज्ञान है उसको लेना चाहता है जो उसके एजुकेशन में है, वन मस्ट एक्सट्रैक्ट इट्स नेट मीनिंग थ्रू। तो उस व्यक्ति को क्या करके उसका मीनिंग, जो ज्ञान उसको सिखाया जा रहा है, क्या करके वो सही मीनिंग, सही मायने में उस ज्ञान को एक्सट्रैक्ट कर सकता है ना। क्या करके? तो पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन मतलब कि जो उसने पढ़ा है प्रैक्टिकली उस चीज को अपने सामने देख के, है ना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में समझ के, यानी रिफ्लेक्ट उसके लाइफ में जब वो रियली में। कम्युनिकेशन से, यानी कि बातचीत करके, कॉन्सिक्वेंसेस जो परिणाम होते हैं उसके द्वारा, या डिसीजंस या जो निर्णय लेता है उसके द्वारा, है ना। तो सारे ही कंफ्यूजिंग हैं, सारे ही सही हैं, बट आपको मोस्ट एक्यूरेट जो है उसको निकालना है। थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड से भी इंस्पायर्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ सही जवाब है फर्स्ट, रिफ्लेक्शन, है ना। तो हमने कई टाइप के लेवल्स पढ़े हैं ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे ऊंचा लेवल होता है जहां जो ज्ञान हमको मिल रहा है एक्चुअली उसका मतलब रिफ्लेक्शन से, यानी कि अपनी लाइफ में उस ज्ञान को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख के जो है बहुत अच्छे से अपने अंदर डाल लेते हैं। तो एजुकेशन वैल्यू को सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा एक्सट्रैक्ट करने का? रिफ्लेक्शन से। तो जैसा लिखा है, टू ट्रूली अंडरस्टैंड एंड गेन एजुकेशनल वैल्यू फ्रॉम एनी एक्सपीरियंस वन नीड्स टू थिंक डीपली, एनालाइज इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, है ना। तो जो भी हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग है, हमारी एनालिसिस करने की स्किल है, या जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा है कि ये आती हैं किसमें? रिफ्लेक्टिव लेवल पे या रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्ट का क्या मतलब होता है कि जैसे मिरर में हम खुद को देखते हैं तो जो हम हैं यहाँ पे वो पलट के हम रिफ्लेक्ट होकर के खुद को देख पाते हैं। तो वही चीज ज्ञान के बारे में भी है कि जो ज्ञान आपने लिया है, जब रियल लाइफ में आप उसे रिफ्लेक्ट होते हुए खुद के ऊपर देख पाते हैं तो वो आपकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज बनती है ना। तो जैसे यहाँ लिखा है, रिफ्लेक्शन हेल्प्स टू एक्सट्रैक्ट द नेट मीनिंग बाय रिव्यूइंग व्हाट वाज लर्न्ड एंड हाउ इट अप्लाइज। तो क्या मतलब है कि जब हम रियली जो ज्ञान हमने लिया है उसको देख पाते हैं कि हमने जो सीखा है वो कैसे रियल लाइफ में भी अप्लाई हो रहा है, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप आपको टर्म समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन इज द राइट वर्ड। सो ये क्वेश्चन प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम से है, खासकर बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम जो हायर एजुकेशन में आता है। जून 2025 में क्वेश्चन आया है, आइए इसे ध्यान से देख लेते हैं। इन बुद्धा पीरियड विच एजुकेशनल सेंटर्स वर एस्टैब्लिश्ड अलोंग विद मोनेस्टरीज। तो बुद्ध का जो काल था उसमें कौन कौन से एजुकेशनल सेंटर्स स्थापित किए गए थे, और वो साथ में एक मठ भी थे या मोनेस्टरीज भी थे।
तो वल्लभी महाविहारा था, या बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, या नालंदा यूनिवर्सिटी, या विक्रमशिला महाविहारा या यूनिवर्सिटी, या तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो कौन कौन से हैं जो हैं इसमें बुद्ध काल में एक तरीके से महाविहारा भी थे, मॉन्स्टरी भी थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको सारे ही पढ़ाए हुए हैं, केवल एक नहीं पढ़ाया, और वो क्या है, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय। ये कभी बाद में बना होगा कोई विश्वविद्यालय होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय की लिस्ट अपने आप में बहुत बड़ी है। हालांकि सभी विश्वविद्यालयों के नाम को क्रोनोलॉजी करने के क्वेश्चंस आजकल आते रहते हैं, बट इतना आपको ध्यान नहीं रखना। लेकिन हाँ, ये तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ये कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बाद में बनी, ये एंशिएंट यूनिवर्सिटी नहीं है जैसे महाविहारास के बारे में हम लोग ने पढ़ा है। बाकी इन सबको हमने पढ़ा है, वल्लभी यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला एंड तक्षशिला, तो ये सारे सही हो जाएंगे और बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन, यानी सी सॉरी यानी तीसरा ऑप्शन, थर्ड आंसर हमारा सही हो जाएगा। सो गाइस, हायर एजुकेशन में जून 2025 से जो फ्रेमवर्क है हमारा हायर एजुकेशन का, पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम में, उससे ये क्वेश्चन है। तो जैसा आपको पता है, जैसे यूजीसी एक रेगुलेटरी बॉडी है, वैसे एआईसीटीई भी एक रेगुलेटरी बॉडी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे बस इसका फुल फॉर्म पूछा है कि एआईसीटीई क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है ना। तो आपको पता ही होगा, रटने वाली चीज है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो जैसे यूजीसी हमारी जेनेरिक हायर एजुकेशन को देखता है, वैसे एआईसीटीई भी एक रेगुलेटरी बॉडी है यूजीसी की तरीके से, जो कि केवल फोकस करती है टेक्निकल एजुकेशन पे, है ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सो गाइस, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक काल की एजुकेशन से जून 2025 में हायर एजुकेशन का ये क्वेश्चन है। इन एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल में, द दीक्षा गुरु परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी एज। तो जो हमारा गुरु होता था प्राचीन काल में, जो वैदिक एजुकेशन थी उसमें जो गुरु होता था वो अपनी ड्यूटी को किस प्रकार से निभाता था। क्या हम उस गुरु को बोल सकते हैं कि वो एक्चुअली क्या करता था। तो पहला ऑप्शन है गुरु ऑफ सेक्युलर सब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका गुरु होना, जो भी चारों ओर विषय हैं पढ़ाने के उनका गुरु होना। दूसरा, स्पिरिचुअल गाइड फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, सभी लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए एक स्पिरिचुअल गाइड होना, यानी कि आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन करना। तीसरा ऑप्शन है स्पिरिचुअल गाइड फॉर बॉयज, यानी कि केवल लड़कों के लिए एक स्पिरिचुअल गाइड होना। और चौथा है ट्यूटर, यानी कि जो ट्यूशन देता है, जो पढ़ाई करवाता है, वो होना। तो दीक्षा गुरु जो वैदिक काल में था वो बेसिकली चारों ऑप्शन में क्या होता था। तो सही जवाब है यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइड फॉर बॉयज, है ना। तो बॉयज क्यों है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जो स्पिरिचुअल गाइड बॉयज क्यों है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में जो दीक्षा गुरु होता था वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल था गिविंग स्पिरिचुअल इनिशिएशन एंड गाइडेंस टू बॉयज। दीक्षा का मतलब है जो हमारी शुरुआत की जो बेसिक एजुकेशन होती थी, वो बेसिक एजुकेशन देने वाला जो गुरु है वो दीक्षा गुरु कहलाता था। और वो एक इनिशियल, एक कहते हैं ना कि फाउंडेशन सेट करता था, नींव सेट करता था बॉयज के अंदर। और जब रिचुअल्स होते थे, उपन्याना वगैरह, सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, है ना, जिसको आज की भाषा में जनेऊ वगैरह भी कहते हैं, तो वो जो गुरु होता था वो एक नींव रखता था और शुरुआत हो जाती थी बच्चे के जीवन में स्पिरिचुअल शिक्षा की। विच मार्क्स द स्टार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन फॉर बॉयज इन द वैदिक ट्रेडिशन। और वैदिक ट्रेडिशन में वो एक स्टार्टिंग होती थी ज्ञान को प्राप्त करने की। आई होप आपको समझ में आ गया, इसलिए सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 है। सो गाइस, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं। जून 2025 का क्वेश्चन है हायर एजुकेशन से, और हायर एजुकेशन में एक ई गवर्नेंस नाम का टॉपिक है। हालांकि इससे ऐसा कोई स्पेसिफिक थियरी नहीं है, लेकिन हाँ, ई गवर्नेंस जैसा नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट जिस तरीके से हमारे देश को चलाती है, उसको चलाने में जब हम ई यानी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रयोग करें तो वो ई गवर्नेंस में आता है। तो ई गवर्नेंस पे ये क्वेश्चन है, और बहुत ही कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका पैटर्न भी थोड़ा अलग है, और ऐसा जो पैटर्न है पहले मैंने कभी नहीं देखा इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हुए, तो इस पैटर्न को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहां दिया है देयर आर 4 आर्ग्यूमेंट्स, 4 आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिलो यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे एक बात कही गई है और उसके बेसिस पे 4 आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं,
और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है सही है जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसके लिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, शुड इंडिया गो इन फॉर ई गवर्नेंस इन ऑल पॉसिबल सेक्टर्स। तो जैसे मैंने बोला, ई गवर्नेंस का क्या मतलब है कि भाई एक तरीके से चीजों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करना। जैसे आपको पता है पहले बैंक में क्या होता था कि रजिस्टर बनते थे, आप पैसे जमा करते या निकालते थे, उसकी एंट्री रजिस्टर में होती थी, उसमें कहीं गलतियां भी हो जाती थी, लोग काट करके दूसरा भी लिख देते थे, या बहुत एक्यूरेसी और एफिशिएंसी नहीं होती थी, काम भी बहुत स्लो होता था। लेकिन जैसे ही आपने देखा बैंकिंग सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक हो गया, पूरा कंप्यूटर आ गया, आपने देखा कि एफिशिएंसी बढ़ गई, एक्यूरेसी बढ़ गई और अब फटाफट पैसे भी ट्रांसफर वगैरह हो जाते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि क्या गवर्नमेंट को भी ई गवर्नेंस यानी कि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक जो है हर पॉसिबल सेक्टर जितना हो जाए उसमें कर देनी चाहिए इंडिया में। तो क्या ये बात सही है या गलत है, और अगर सही है या गलत है तो उसके साथ उसका जो सपोर्टिंग लॉजिक है वो क्या होगा, है ना। तो पहला ऑप्शन कहता है कि हाँ ऐसा कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? इट विल ब्रिंग एक्यूरेसी एफिशिएंसी इन द वर्क। तो ये क्या करेगा कि जो हमारा काम है वो बड़ा एफिशिएंट हो जाएगा और एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि हर चीज अगर डिजिटलाइज्ड या इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी। बी कह रहा है नहीं नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ई गवर्नेंस में बहुत पैसे लग जाएंगे और हमें अपने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। सी कह रहा है हाँ कर देना चाहिए। क्या रीजन ये दे रहा है? रीजन ये दे रहा है, when developing countries are introducing computers in every field, how can India afford to lag behind। कह रहा है कि दूसरे भी जो विकासशील या डेवलपिंग देश हैं वो भी कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, तो इंडिया को पीछे नहीं रहना चाहिए। और डी पॉइंट कह रहा है नो इट विल बी एन इनजस्टिस टू द मोन्यूमेंटल ह्यूमन रिसोर्स विच आर एट प्रेजेंट यूटिलाइज्ड। और चौथा कह रहा है नहीं भैया ये ऐसा ई गवर्नेंस नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी मोन्यूमेंटल ह्यूमन रिसोर्स है या जो हमारी पहले से विद्यमान लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं, उनको हम यूज नहीं कर पाएंगे और वो बेकार हो जाएंगे, और ये एक प्रकार का अन्याय होगा, उनके साथ इनजस्टिस होगा। ठीक है, तो ये पहली बार मैं ऐसा पैटर्न देख रहा हूं यूजीसी नेट के एग्जाम में। आप भी इसको समझ लो, हो सकता है आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चंस और बने। तो भाई सबसे पहले तो आपको हाँ या ना, इसमें 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा। सबसे पहले तो आपको हाँ या ना समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप इसका बताओ कि आंसर हाँ होना चाहिए ना होना चाहिए। क्या इंडिया को हर जगह इलेक्ट्रॉनिक कर देना चाहिए, अपने काम को हर सेक्टर में ई गवर्नेंस आ जानी चाहिए? तो देखो सबसे पहले तो होना चाहिए भाई। जैसे आपका एग्जाम भी है, आप देखते हो कि पहले मैनुअल होता था, फिर ओएमआर शीट आई, फिर उसके बाद और इलेक्ट्रॉनिक हो गया, बिल्कुल ऑनलाइन सर्वर्स के माध्यम से होने लगा। तो हम देख सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो फ्यूचर है, उसके तरफ बढ़ना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ई गवर्नेंस अच्छी चीज है और होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि जितने यस वाले हैं अब आप उनको पिक कर लो। तो यहाँ पे ए और सी यस वाले हैं, इनमें से कोई एक आंसर होना चाहिए या दोनों होने चाहिए, हमें नहीं पता। और बी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है ए पॉइंट को देखते हैं, यस इट विल ब्रिंग एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी इन द वर्ड। अब सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हाँ तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब रीजन क्या सही है उसको भी जांचना पड़ेगा। तो पहला हमें सही लग रहा है कि हाँ सही बात है कि जब भाई जब ई गवर्नेंस हो जाएगा तो एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बात सही है, यानी कि ए पॉइंट तो होना ही होना चाहिए। बट अब मल्टीपल चॉइस है, तो यानी कि सी वाले को भी जांचना पड़ेगा कि सही है या नहीं। सी कह रहा है हाँ भाई ई गवर्नेंस होना चाहिए। रीजन क्या दे रहा है? सारी डेवलपिंग कंट्रीज यूज कर रही हैं तो हमें भी उसे यूज करना चाहिए। ये सही रीजन नहीं है। अगर आपने मेरे से लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा है तो यहाँ पे एक एड पॉपुलम फैलेसी होती है, भेड़ चाल फैलेसी। तो वो सही तर्क नहीं माना जाएगा, फैलेसी माना जाएगा कि भैया सब यूज कर रहे हैं तो हमें भी यूज करना चाहिए। ये कौन सी बात हुई भाई? अगर आपके काम आए तभी आप उसको यूज करोगे ना, कि ऐसे ही सब यूज कर रहे हैं तो भी हम यूज कर लें। तो ये सही जो है रीजन नहीं माना जाएगा, और इसलिए सी यहाँ पे पॉइंट सही नहीं होगा। इसलिए पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि ई गवर्नेंस एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को लेकर के आता है। सो गाइस, ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और जो हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क है हायर एजुकेशन में, उसके अंदर से क्वेश्चन है, जून 2025 में आया है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, इन हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो रेगुलेटर्स का क्या मतलब है? 3 प्रकार की बॉडीज होती हैं, पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेटिंग बॉडीज एंड एक्रेडिटिंग बॉडीज। तो उसमें बीच वाली जो रेगुलेटिंग बॉडीज हैं जैसे यूजीसी वगैरह, उसको यहाँ रेगुलेटर बोल दिया है। किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ यूजीसी दिया जा सकता है कि यूजीसी के क्या फंक्शंस हैं, बट इसको घुमाने के लिए रेगुलेटिंग बॉडी भी कह सकते हैं और घुमाने के लिए रेगुलेटर भी लिख सकते हैं, है ना। तो बात सबकी वही है।
तो जो मैंने आपको यूजीसी के अंदर पढ़ाया है वही सही ऑप्शन होगा। तो क्या क्या चीजें हैं जो फंक्शन है रेगुलेटर्स के या यूजीसी के? परमिशन टू ग्रांट डिग्रीज, डिग्री देने की परमिशन देती है कॉलेजेस को कि कौन डिग्री दे सकता है कौन नहीं दे सकता। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी का सिलेक्शन करती है रेगुलेटर्स कि भाई टीचर्स भर्ती कराती है। उसके बाद है डिस्पर्समेंट ऑफ पब्लिक फंड, यानी कि जो फंड है पैसा है उसको बांटती है कॉलेजेस में या रिसर्च वगैरह के लिए। और क्वालिटी बेंचमार्किंग, क्वालिटी सेट करती है हायर एजुकेशन की। क्या क्या चीजें हैं जो रेगुलेटर्स करते हैं या यूजीसी करती है? तो मैंने आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाई हैं, उसमें एक चीज नहीं है, वो है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग फैकल्टी। यूजीसी का या किसी भी रेगुलेटिंग बॉडी का ये काम नहीं होता कि वो टीचर्स को सिलेक्ट करके दे, बाकी सारे काम होते हैं कि डिग्री ग्रांट करने की परमिशन यूजीसी देता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव नहीं है तो उसकी डिग्री मान्य नहीं होती है। फंड्स देती है भाई, मदद करती है कॉलेजेस की भी। और जैसा आपको पता है यूजीसी नेट का जो जेआरएफ जो आप क्वालिफाई करते हैं रिसर्च करते हैं तो वो भी फंड आपको यूजीसी के द्वारा मिलता है। और इसके अलावा हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको जो है ये सेट करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे, यानी कि ए सी और डी ऑप्शंस सही हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं। प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम में जून 2025 में हायर एजुकेशन में क्वेश्चन आया है। ब्रिटिश एजुकेशन से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पूछ रहा है लॉर्ड मैकॉले हैज रिटन हिज फेमस मिनट्स कॉल्ड मैकॉले मिनट्स इन द ईयर। तो मैकॉले मिनट किस ईयर में लिखा गया था ये आपको बताना है। और इसमें कंसेप्ट कुछ समझाने को है नहीं, रटी रटाई बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको मैकॉले मिनट के बारे में पता होना चाहिए। सही जवाब है यहाँ पे 1835, है ना। तो क्या है मैकॉले मिनट, थोड़ा समझ लेते हैं। लॉर्ड मैकॉले ने एजुकेशन पे जो है लिखा था 1835 में, और उसमें क्या एडवोकेट किया था, किस बात का समर्थन किया था? इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया। कहा था कि भारत में जो एजुकेशन है वो बेसिकली इंग्लिश में होनी चाहिए। और दिस मार्क्ड अ मेजर शिफ्ट टुवर्ड्स वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल। क्यों उसने इंग्लिश को समर्थन दिया? ताकि भाई जो इंडिया वाले हैं वो अगर हमारी ही भाषा में पढ़ेंगे तो हमारी बातों को समझ पाएंगे, हमारे अंडर काम कर पाएंगे। तो इंग्लिश का बेसिकली उन्होंने समर्थन किया था। आई होप आपको समझ में आ गया, इसलिए जो सही जवाब है वो फोर्थ ऑप्शन है। सो गाइस ये क्वेश्चन जो है जून 2025 में हायर एजुकेशन में प्री इंडिपेंडेंस जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें वैदिक काल के जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी बात यहाँ पे कही गई है। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पोस्ट वैदिक एजुकेशन। वैदिक काल जो है वो कई भागों में बटा हुआ है कि पहले का वैदिक काल, बाद का वैदिक काल, हालांकि ये सब मिलाकर के वैदिक काल में ही आता है। तो कह रहा है कि वैदिक काल में जो है कौन कौन से पॉइंट्स लागू होते हैं, सही हैं वैदिक काल की शिक्षा, वैदिक काल के एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे ए पॉइंट कह रहा है पोस्ट वैदिक एजुकेशन वाज नॉट मेंट ओनली फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, इट वाज फॉर द सेक ऑफ लाइफ। तो जो वैदिक एजुकेशन है वो केवल ये नहीं है कि आपको कोई ज्ञान देना है, इसका जो मेन एम है वो ये है कि आपके लाइफ को भी, साथ में आपके लाइफ की क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है। सेल्फ स्टडी वाज एम्फेसाइज्ड, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया जाता था और खुद से भी पढ़ना होता था, और गुरु जो है वो भी कई शिक्षा देता था। उपनिषदा नोन एज पराविद्या, उपनिषद जो है वो पढ़ाए जाते थे, वेद पढ़ाए जाते थे, और उपनिषद को पराविद्या के अंतर्गत डाला जाता था, पराविद्या बोला जाता था। स्टूडेंट हु स्टडीड 3 वेदास वर कॉल्ड वैद्या, और जो स्टूडेंट 3 वेदों को पढ़ लेते थे उन्हें वैद्या कहा जाता था। उपनिषदास आर कंसिडर्ड टू बी अबव ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल नॉलेज, और जो उपनिषद होते थे वो जो भौतिक नॉलेज है, फिजिक्स की जो नॉलेज है, चारों ओर जीवन की मटेरियल या पदार्थ की जो नॉलेज है, इस सबसे ऊपर का दर्जा जो है उपनिषद को दिया जाता था। तो आपको बताना है कौन से पॉइंट्स गलत हैं, कौन से पॉइंट सही हैं। अगर एक बार हम लोग ऑप्शंस में नजर डालें तो सब में 4-4 दिए हुए, 4 के ग्रुप दिए हैं, इसका मतलब इनमें से आपको एक ही गलत पिक करना है, बाकी सारे सही होंगे। तो एक गलत आप पिक कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई वैसे तो इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है समझाने वाला, ये रटी रटाई नॉलेज है, और जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो उसका एरिया है बहुत ज्यादा है, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। बट हाँ, क्योंकि हम ये क्वेश्चंस देख रहे हैं तो फिलहाल समझ लें, अगर क्वेश्चन आ गया या इससे मिलता जुलता आ गया तो आपको फायदा हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से समझ लेना।
कि सारे पॉइंट सही हैं, डी पॉइंट यहाँ पे सही नहीं है। तो स्टूडेंट हु स्टडीड 3 वेदास वर कॉल्ड त्रिवेदी, है ना। तो आपने सुना होगा कि वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये काफी सारे सरनेम्स होते हैं। तो उसके पीछे इतिहास में कारण ये था कि किसने कितने वेद पढ़े हैं। तो एक वेद पढ़ा है तो वेदी, 2 पढ़े हैं द्विवेदी, 3 पढ़े हैं तो त्रिवेदी, 4 पढ़े हैं तो चतुर्वेदी। तो वैद्या नहीं कहते थे उसको, हम त्रिवेदी कहते थे। तो ये डी पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे गलत है। तो A B C E है ना, यानी 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो जैसा आपको पता है कि भाई वैदिक काल की एजुकेशन ये नहीं कि आपको केवल ज्ञान देना है, भाई आपकी लाइफ को भी इम्प्रूव करने में उच्च शिक्षा जो है दी जाती थी। सेल्फ स्टडी भी होती थी, गुरु भी पढ़ाता था। और उपनिषद जो है वो पराविद्या में आता था। पराविद्या मतलब बियॉन्ड नॉलेज, तो नॉलेज यानी कि हमारी मटेरियल नॉलेज, और पराविद्या मतलब कि स्पिरिचुअल नॉलेज, मटेरियल नॉलेज के बाहर की नॉलेज। और स्टूडेंट वो मैंने बता दिया कि वो त्रिवेदी कहलाते थे। और इसके अलावा उपनिषद आर कंसीडर्ड टू बी अबव ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल नॉलेज। तो उपनिषद ऊपर होते थे भौतिक जगत के ज्ञान से, है ना। तो सारे पॉइंट सही हैं, केवल हमारा डी पॉइंट गलत था, इसलिए 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन हायर एजुकेशन में है, जून 2025 में पूछा गया है, प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन से, महाविहारा वाले सेक्शन से। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। इट इज सेड दैट तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज नेम्ड आफ्टर तक्षा द सन ऑफ। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, आप सबको पता है, कई महाविहारास हम लोग पढ़ते हैं, और महाविहार से जुड़े हुए बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल उसकी बाउंड्री क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा इतिहास में कहीं से कोई भी क्वेश्चन ले करके वो लोग पूछ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है तक्षशिला यूनिवर्सिटी के लिए कि भाई तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम जो है तक्षा के ऊपर पड़ा था, और पूछा गया है कि तक्षा जो है किसका बेटा था। तो किसका बेटा था? बुद्धगुप्त राजा का बेटा था, कंड का बेटा था जो कि गंधर्व के छोटे बेटे थे, या तथागत गुप्त राजा का बेटा था, या फिर भरत द यंगर ब्रदर ऑफ रामा ऑफ रामायणा, कि रामायणा में जो रामा के छोटे भाई थे उनके नाम, उनका बेटा था तक्ष, किसका बेटा था। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को हिस्ट्री अच्छे से पता होनी चाहिए, हालांकि इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इसका सही जवाब है 4th, है ना। तो 4th क्यों है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। यहाँ पे भरता द यंगर ब्रदर ऑफ रामा ऑफ रामायणा, ये सही आंसर है। क्यों? बिकॉज एंशिएंट ट्रेडिशन होल्ड्स दैट तक्षशिला या तक्षशिला वाज नेम्ड आफ्टर तक्षा। तक्षा के नाम पे तक्षशिला नाम आया था, और ये जो है भरत का बेटा था, हु रूल्ड द रीजन अकॉर्डिंग टू द रामायणा। तो रामायणा में आप सबको पता है कि जो भरत थे, राम वगैरह, ये सारे इन सब के राज्य थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस राज्य को भरत होल्ड करते थे, उनका जो पुत्र था तक्षा, उन्हीं के नाम पे तक्षशिला ये नाम आया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया। तो सही आंसर जो है वो 4 है। सो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, हायर एजुकेशन से, जून 2025 में आया है, वैदिक काल की एजुकेशन से ये क्वेश्चन है। कह रहा है इन वैदिक पीरियड द एजुकेशन एज एजुकेशन वाज आइडियलिस्टिक इन नेचर। तो वैदिक पीरियड में जो एजुकेशन है वो बहुत आदर्शवादी थी, आइडियल एजुकेशन थी। और उस एजुकेशन में द आचार्याज लेड स्ट्रेस अपॉन, और उस एजुकेशन में जो आचार्य थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने किन किन बातों पे बल दिया है, वो सारे सही पॉइंट्स आपको सेलेक्ट करने हैं। तो पहला है क्रिएशन ऑफ एन एप्टीट्यूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। जो राष्ट्र है उसका वो अच्छे से डेवलप कर पाए, उसके लिए स्किल्स या योग्यताओं को क्रिएट करना, है ना। यानी कि स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाना कि वो बाद में जाकर के राष्ट्र के डेवलपमेंट में कुछ योगदान दे पाए, ऐसी योग्यताएं उनमें डेवलप करना। वर्शिप ऑफ गॉड, ईश्वर की पूजा करना। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स एंड नीड्स, जो डिजायर्स हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, उनको बस किसी तरीके से पूरा करने की कोशिश करना। रिलीजियसनेस, धार्मिकता। फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना। तो कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं इस पे आचार्य जो है स्ट्रेस देते थे। ठीक है, तो देखो इस बात को ध्यान से समझो कि जैसे आज प्रेजेंट की शिक्षा है, तो प्रेजेंट की शिक्षा किस लिए है? जो पॉइंट इसका गलत है वही पॉइंट प्रेजेंट की शिक्षा का सही है, बाकी प्रेजेंट की शिक्षा के लिए सारे पॉइंट गलत है। तो प्रेजेंट की शिक्षा थोड़ी उल्टी चलती। जैसे आज जो भी शिक्षा करते हैं वो किस लिए है? कि हमारी जो जरूरतें हैं उनको हम पूरा कर पाए, है ना। हमारी नीड्स हैं, हमें भाई मान लो बड़ी कार खरीदनी है, बंगला खरीदना है,
तो उसको पूरा करने के लिए क्या है कि हमारे पास शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा से क्या होगी, हमें जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो हम काम करेंगे, योगदान देंगे कंपनी में, उससे हमें पैसे मिलेंगे और अपने डिजायर्स और नीड्स को पूरा करेंगे। तो यही आज की शिक्षा का मतलब है। बट वैदिक काल में जैसा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि एजुकेशन जो है वो आइडियलिस्टिक थी, आदर्शवादी शिक्षा थी, यानी कि शिक्षा का जो सही जो एम है वो क्या होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे डिजायर्स और नीड वाला जो पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। बाकी जितने भी पॉइंट जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, जैसे ईश्वर को मानना, है ना, अपने धर्म का पालन करना, अपना एक अच्छा कैरेक्टर बनाना और अपने देश को डेवलप करने में जो योग्यता चाहिए उसे क्रिएट करना, ये सारे के सारे पॉइंट्स सही हो जाएंगे, यानी कि केवल सी पॉइंट हमारा गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जो हमारा फुल कोर्स है हमारे ऑनलाइन ऐप पे, जो कि एक पेड कोर्स है, इसमें सारे के सारे टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, जो लेक्चर है उससे जुड़े हुए प्रीवियस क्वेश्चंस आपको ही मिल जाते हैं। जैसा आपको पता है मैं आपको हर चीज टू द पॉइंट बताता हूं, तो ये कोर्स भी बिल्कुल टू द पॉइंट बना है और बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करता और कम से कम समय में जरूरी से जरूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ईयर वाइज आप लगाना चाहते हैं, या अलग अलग सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो मैंने इकट्ठा कर दिए हैं टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, उन्हें आप लगाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर से देखें। दोनों के ही डेमो अवेलेबल है और जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, यहाँ पे आप चैट करेंगे तो जो भी कैसे डेमो देखा जाए या कितने लेक्चर्स आपको ऐसे ही मिलते हैं, क्या इनकी फीस एंड वैलिडिटी है, वो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। जरूर से इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। तो चलेगा, इस आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।